Hello students, today we will be continuing with the chapter of offences, penalties and prosecution in GST. हमने अपने लास्ट लेक्चर में कुछ ऑफेंसेस को कवर किया था. आज हम उन्हीं ऑफेंसेस के साथ सबसे पहले तो कंटिन्यू करेंगे. सबसे पहले तो हमारे पास 5 अलग अलग ऑफेंसेस आते हैं, उन सब की एक ही पेनल्टी है. ठीक है, अब यहाँ पे ये ऑफेंसेस क्या है. पहला ऑफेंस आता है एनी पर्सन फॉर फॉलोइंग 5 रीजंस, 5 रीजंस के कारण एडिंग और अबेटिंग एनी ऑफ द 21 ऑफेंसेस स्पेसिफाइड. अब यहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में 21 ऑफेंसेस पढ़े थे जिनकी एक ही पेनल्टी थी. ठीक है, उनमें से कोई एक आध ऑफेंस कोई एक इंसान कर रहा था, ठीक है, पर वो पकड़ा गया सपोज कर लो, या फिर वो क्या कर रहा था, किसी और को उन ऑफेंसेस को करने में हेल्प कर रहा था. ठीक है, अब सपोज कर लो ए और बी हैं दो लोग. यहाँ पे बी ने कोई ऑफेंस करना था और ए उसमें उस ऑफेंस को कमिट करने में उसकी हेल्प करा था, तो यहाँ पे उसे लाइबिलिटी उसकी जनरेट होती है इस सेक्शन में जाके. अगला है एक्वायरिंग पोजेशन ऑफ और इन एनी वे कंसर्निंग in transporting, removing, depositing, keeping, concealing, supplying or purchasing or in any other manner dealing with any goods which are liable to confiscation under GST. अब यहाँ क्या था, गुड्स थे उनको हमने कन्फिस्केट करना था GST में की प्रोविजंस के तहत जाके. गुड्स ऐसे थे जिनकी कन्फिस्केशन ज़रूरी थी, पर यहाँ पे जो असेसी है उसने क्या किया, उन गुड्स को एक्वायर कर लिया, पोजेस कर लिया, या फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया, रिमूव किया, डिपॉजिट किया, कंसील कर लिया, सप्लाई कर दिया या फिर परचेज़ कर लिया, तो उसकी लाइबिलिटी बनती है. इसके अलावा रिसीविंग और इज़ इन एनी वे कंसर्निंग विद द सप्लाई ऑफ और इन एनी अदर मैनर डीलिंग विद एनी सप्लाई ऑफ सेंडीज विच आर इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ GST. अब यहाँ पे कोई एक सप्लाई हो रही थी, उसमें जाके किसी उस सप्लाई को हमारे टैक्स पेयर ने रिसीव किया या फिर कुछ ऐसा काम किया जो कि उसकी सप्लाई में हेल्पफुल था. ठीक है, कोई उसको उसकी सप्लाई में हेल्प दी अपनी, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि क्या हमारी जो GST की प्रोविजंस हैं वो कॉन्ट्रावीन हुई हैं या फिर नहीं हुई हैं. अगर तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं है फिर तो वेल एंड गुड. अगर कॉन्ट्रावेंशन हो रही है प्रोविजंस की, ठीक है, तो यहाँ पे उसकी लाइबिलिटी बनती है. अगला आता है फेलिंग टू अपीयर बिफोर द ऑफिसर ऑफ GST के ऑफिसर के आगे अपीयर होना था, वो अपीयर नहीं हो रहा है. ठीक है, प्लस यहाँ पे GST के ऑफिसर ने उसे इसके लिए समन भी भेजा हुआ था, तो समन को भी उसने निगलेक्ट किया. इसके अलावा और प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट इन एन इंक्वायरी. अब यहाँ पे कोई इंक्वायरी चल रही थी, उसमें जाके कोई डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई एविडेंसेस सबमिट करने थे ताकि उनको चेक किया जा सके, वेरीफाई किया जा सके, पर उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं किया गया, तो उसकी पेनल्टी बनती है. इसके अलावा फेलिंग टू इशू इनवॉइस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ GST के प्रोविजंस के तहत जाके इनवॉइस को इशू नहीं किया है, और फेलिंग टू अकाउंट फॉर इनवॉइस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अब क्या किया, एक असेसी ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनवॉइस तो चढ़ाया हुआ था, पर वो जो अकाउंट इनवॉइस था उसके लिए उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं था. ठीक है, दैट मीन्स ये हो सकता है कि जो इनवॉइस है वो फर्जी है, एक फेक इनवॉइस अटैच किया गया है, तो उसकी लाइबिलिटी कितनी बनती है, उसकी एक पर्सनल लाइबिलिटी बनती है जिसका मैक्सिमम अमाउंट हो सकता है 25,000 रुपये. इसके बाद आता है अगला ऑफेंस है पर्सन कवर्ड अंडर सेक्शन 150 फॉर फेलियर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन रिटर्न. अब यहाँ पे सेक्शन 150 के तहत जाके अगर एक पर्सन कवर हो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन की जो रिटर्न्स थी वो फाइल नहीं कर रहा है, तो उससे क्या लगेगी, एक लेट फीस लगेगी 100 रुपीज़ पर डे तक की, और जिसका मैक्सिमम अमाउंट हो सकता है 5,000 रुपीज़. ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट ऑफेंस पर्सन कवर्ड अंडर सेक्शन 151. कोई पर्सन था जो सेक्शन 151 जो है GST का उसमें कवर्ड था, उसने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन रिटर्न्स या तो फाइल ही नहीं करी है या फिर उसने जानबूझ के विलफुली फॉल्स रिटर्न्स फाइल कर दी, तो यहाँ पे उसे पेनल्टी लगेगी 10,000 रुपये की. इसके अलावा अगर यहाँ पे जो ऑफेंस है वो कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, उसका ये जो ऑफेंस है ये काफ़ी दिन तक चलता रहा, उसने बहुत दिन तक ये इनवॉइस इशू नहीं रिटर्न्स अपनी फाइल नहीं करे हैं, तो यहाँ पे उसे एक फ़ाइन लगेगा पर डे 100 रुपये तक का उसे फ़ाइन 100 रुपये तक का उसे फ़ाइन है, जिसका मैक्सिमम अमाउंट जाएगा 25,000 रुपये. ठीक है, तो यहाँ तक हमारी ये वाले ऑफेंसेस थे. इसके बाद अगला ऑफेंस आता है दैट इज़ जनरल पेनल्टी ऑन एनी अदर पर्सन फॉर कॉन्ट्रावीनिंग GST प्रोविजंस वेयर सेपरेट पेनल्टी इज़ नॉट प्रोवाइडेड फॉर. अब यहाँ क्या हो रहा है कि कोई एक असेसी है, उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया जो कि GST में कवर्ड ही नहीं था. ठीक है, वैसे वो ऑफेंस था, पर यहाँ क्या हो गया, GST के जो एक्ट हैं उसमें उस ऑफेंस के लिए कोई अलग से
पेनल्टी स्पेसिफाई नहीं की गई है, तो उस पर एक जनरल पेनल्टी लगती है जिसका अमाउंट है 25,000 रुपये। इसके बाद आता है माइनर ब्रीचेज ऑफ टैक्स रेगुलेशंस और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स एंड इन पर्टिकुलर एनी ओमिशन और मिस्टेक इन डॉक्यूमेंटेशन। अब यहाँ पे टैक्स की जो रेगुलेशंस थी, जो प्रोविजंस थी, उनको कोई माइनर ब्रीच हुई है, मतलब कि छोटी मोटी कोई प्रोविजंस तोड़ी हैं, या फिर जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स थी उन्हें फॉलो नहीं किया गया है, या फिर उन्होंने क्या किया, डॉक्यूमेंटेशन में, डॉक्यूमेंट्स में कोई छोटी मोटी मिस्टेक कर दी है गलती से, या फिर कुछ ओमिशन कर दिया, कुछ डेटा ओमिट हो गया है। प्लस यहाँ पे वो जो ओमिशन हुई है या फिर जो मिस्टेक हुई है उसको हम इजीली रेक्टिफाई भी कर सकते हैं, और यहाँ पे जो मिस्टेक हुई थी उस मिस्टेक को करने के पीछे जो इंटेंशन थी वो फ्रॉडुलेंट नहीं थी, ठीक है। प्लस एक दूसरी चीज़ आती है कि ये जो मिस्टेक थी ये एक इंसान ने जानबूझ के कमिट नहीं की थी, वो इंसान अपना जो काम था वो ध्यान से बिल्कुल ही डिलिजेंस के साथ वो काम कर रहा था, यहाँ पे उसने ज़रा भी नेग्लिजेंस नहीं दिखाई थी, तो यहाँ पर उसको कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। इसके बाद आता है रिलीज़ ऑफ सीज्ड या फिर डिटेन्ड टैक्सेबल गुड्स। अब यहाँ पे कुछ ऐसे डिटेन्ड गुड्स थे, टैक्सेबल गुड्स थे जो कि सीज़ किए गए थे या फिर डिटेन किए गए थे, ठीक है, अपने पास जब्त किए गए थे एक तरीके से, तो उनको अगर कोई असेसी रिलीज़ कर देता है तो यहाँ पे हम दो केसेस बनाते हैं। पहला केस ये है कि क्या जो हमारा असेसी है, जो हमारे गुड्स का ओनर है, वो अपने आप आके उन गुड्स के ऊपर टैक्स प्लस पेनल्टी की पेमेंट करता है या फिर नहीं करता है। अगर तो वो यहाँ पे खुद सामने आके पेमेंट कर रहा है टैक्स और पेनल्टी की, तो यहाँ पे पेनल्टी का अमाउंट क्या है, टैक्स का 50%। अगर वो सामने आके खुद पेमेंट नहीं करता, दैट मीन्स हमें उससे ज़बरदस्ती पेमेंट निकलवानी पड़ेगी, तो यहाँ पे पेनल्टी का अमाउंट है 100%। इसके बाद आता है अगर कुछ ऐसे गुड्स थे जिनकी कन्फिस्केशन ज़रूरी थी, उनका केस आता है। हाँ जी, तो हम कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स की बात कर रहे थे। अगर यहाँ पे हमारे गुड्स जो हैं उनकी कन्फिस्केशन कोई असेसी अपने आप कर लेता है, तो सबसे पहले तो पेनल्टी ये बनती है कि जो असेसी ने अपने पोजेशन में ज़बरदस्ती गुड्स रखे हों उनको कन्फिस्केट किया जाता है अथॉरिटीज़ द्वारा। इसके अलावा अगला पॉइंट आता है कि पेनल्टी इफ लेविएबल अंडर CGST एक्ट एंड द SGST और द UTGST एक्ट। अब मान लो कि यहाँ पे एक असेसी है, उसको CGST, SGST या फिर UTGST का जो एक्ट है, इन सब में जाके अलग अलग से पेनल्टियाँ लग रही हैं, तो उसकी पेनल्टी बनती कितनी है एग्जैक्टली, ठीक है। अब यहाँ पे हमने गवर्नमेंट की पेनल्टी कम नहीं करनी है, जो उसने ऑफेंस किया था वो तो इंटैक्ट है, तो यहाँ पे जितनी अलग अलग एक्ट्स के तहत जाके उसे पेनल्टी लगी थी उन सब का टोटल करके उसे पेनल्टी भरनी पड़ेगी। आप अगर ये कहें कि एक असेसी है, उसने दो अलग अलग एक्ट्स में जो ऑफेंसेस थे वो सेम ऑफेंसेस थे, उन सेम ऑफेंसेस को अलग अलग एक्ट में जाके कमिट कर दिया, ठीक है, मतलब एक ही गलती अलग अलग एक्ट्स में जो अलग अलग तरीके से टैक्सेबल थी, पेनल्टी उस पर लग रही थी, वो उसने कमिट करी, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी टोटल पेनल्टी बनेगी कितनी, उसकी टोटल पेनल्टी जो होगी वो इन सबको मिला के जितनी भी उसकी पेनल्टी बनती है वो बनेगी, ठीक है। सो ये हमारा आज का टॉपिक था। दिस वॉज इट फॉर टुडे, थैंक यू। इसके अलावा आपकी बुक में ना कुछ इस तरीके से सारे ऑफेंसेस की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, इसको पढ़ने की बहुत ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन जो भी हमने टेबल में सारे ऑफेंसेस किए हैं उनकी ही गिवन है, उसको अलग से डिटेल में पूरा बताया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ से बेटर है कि आप टेबुलर फॉर्म में जो आपको कंसाइज फॉर्म में गिवन है आप वो पढ़ें, ठीक है। सो ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू।